हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे ओसीएम का रिविजन्स चल रहा था, ऑलरेडी एसपी का शुरू कर दिया। जिन बच्चों ने एसपी का रिविजन लेक्चर्स नहीं देखे, स्पेशली एसपी वाले स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स वही देखेंगे और कौन देखेगा, मैथ्स वाला तो देखेगा नहीं। एसपी वाला स्टूडेंट्स अगर जो देख रहा है मुझे यहाँ पे ओसीएम में, अगर उसको एसपी के लिए रिविजन लेक्चर चाहिए तो ऑलरेडी मैंने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। एक या दो चैप्टर्स उधर भी खत्म हो चुका है, यहाँ पे भी अपन एक चैप्टर खत्म हो चुका है। जिनको फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन लेक्चर्स ढूंढ रहा है बच्चा कि सर कौन रिवीजन लेक्चर करा रहा है 30-40 मिनट्स में, पूरा सिलेबस तो नहीं, पूरा चैप्टर्स कौन कवर करा रहा है, तो उनको खाली मेरी लिंक क्या कर लीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। उनको मेरी लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। और हाँ, उनको जरूर बोलिए कि हिरेन सर के लिए एक सब्सक्राइबर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और लाइक कर ले और शेयर कर दे अपने सभी फ्रेंड सर्कल के लिए। मैं यहाँ पे आपसे फीस नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपसे आपका प्यार बना रहे और आपके लिए ही मैं क्या करता हूँ, इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ पे अटक ना जाए 12th में। 100% कोशिश रहेगी मेरी, मैं मेरा 100% दूंगा, आपको भी अपना 100% देना है। और यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है, विनंती है आप सभी को। यस, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 विदाउट टाइम वेस्ट। फटाफट रिविजन्स करेंगे। इस पे भी मैंने तुम लोग को डे 1 से बोला कि मैं एक वीडियोस भी बनाऊंगा रिविजन्स का, और हाँ ट्राई करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका क्या कर दूं, सब कवर कर दूं। और ओसीएम को लेके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है, तो जिन बच्चों ने अभी भी ओसीएम की वीडियोस की इंपॉर्टेंस नहीं देखा है तो जाके क्या कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आपको यहाँ पे ओसीएम की वीडियोस मिल जाएगा, नथिंग बट मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको क्या मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तीनों के मैंने दे दिए, तीनों थियरी सब्जेक्ट्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसी को। यस, लेट्स स्टार्ट ओसीएम सेकंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, सॉरी एसपी के घुसा रहा हूं यहाँ पे, मैनेजमेंट पर ये पढ़ा था। जो प्रिंसिपल्स थे अपन ने वो पढ़ा था, डिस्कस किया था 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल का। उसके अंदर हेनरी फ्यूल इज नो डाउट मेरा 100 मतलब एवरी टाइम फेवरेट रहा है, बट आप वो साइंस के टेलर के कंसेप्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। मैनेजमेंट को लेके थोड़ा ऊपर डिस्कस किया था चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में उसका एडवांस वर्जन है, मतलब कि भाई जो मैनेजमेंट करना है मुझे, तो एक्चुअल में कौन से फंक्शंस मुझे लगेंगे, मतलब कौन से काम जरूरी है और कैसे कैसे एक्चुअल में वर्क खत्म होता है और स्टार्ट होता है और क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये नथिंग बट एक प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे करके आपके सिलेबस के अंदर 6 पार्ट में डिवाइड किया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जो मैनेजमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है और अपना जो भी टास्क होता है वो कंप्लीट करने के लिए। बट आपके सिलेबस के अंदर खाली 6 जो एक्सरसाइज दी है वो 6 एक्सरसाइज ही पढ़ेंगे, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। यस, और ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, वो जो डिफरेंस बिटवीन आपको दिया है वही मेरे लिए मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होगा ये सिलेबस के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर्स के अंदर, क्योंकि अगर वो पढ़ लिया बच्चे लोग तो मेरे हिसाब से तुम लोग की नैया पार हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, functions of organizing, functions of staffing, functions of directing, functions of coordinating and functions of controlling, वो ही सब चीजें आपको क्या किया दिया है आपके बुक्स के अंदर। यस, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से डिफरेंट बिटवीन कर लो, यहाँ पे आपको डिफरेंट बिटवीन पूछ लिया तो भी अच्छा प्लस पॉइंट है। और अगर आपको शॉर्ट नोट आ गया प्लानिंग पे तो प्लानिंग के फॉर्म में लिख सकते हो पूरा ये वाला पार्ट, डायरेक्टिंग पे आ गया तो ये वाला पार्ट लिख सकते हो। मतलब आप एक डिफरेंट बिटवीन पढ़ के आप डिफरेंट कंसेप्ट को क्या कर सकते हो, एलोबरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस है भाई प्लानिंग क्या होता है। भाई प्लानिंग इज नथिंग बट, आज सपोज कि फॉर एग्जांपल मुझे 9 बजे लेक्चर्स लेना है फॉर एग्जांपल, तो उससे पहले मैं एडवांस में क्या करूँगा, प्लानिंग करूँगा कि भाई मुझे
8 बजे पहुंच जाना स्टूडियो, मुझे क्या कंसेप्ट डिस्कस करना है वो पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा ब्रीफ अप कर लूंगा अपने माइंड को कि हाँ भाई मुझे आज बच्चों को ये चीजें बोलनी है। मतलब जो भी चीज करने से पहले आप वेल इन एडवांस में कुछ चीजें कर रहे हो उसका मतलब ही है प्लानिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी से 2 महीने से पहले ही क्या कर रहे हो, बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो बच्चे लोग। समझ में आ रहा है? तो प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, डिसाइड इन एडवांस, डिसाइड इन एडवांस, उसका मतलब ही होता है प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी को अगर सपोज कि कौन से वे में लेके जाना है, कौन से एक्टिविटी कौन करेगा, कैसे करेगा, उसके रिसोर्सेज कहां से लाएंगे, उसका मतलब ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज डिफाइनिंग ऑन ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिश द ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फंक्शन जो होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज प्योरली रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज, नथिंग बट मैं अगर बात करने जाऊं स्टाफिंग, अगर मुझे सपोज कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉयज आते हैं जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उसको, अगर सपोज कि उसका इंक्रीमेंट करना है, मतलब कोई भी ऐसा रिलेशन से मैं डायरेक्टली एम्प्लॉयज के साथ कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं, उसका मतलब ही क्या होता है, स्टाफिंग होता है। देखो स्टाफिंग फंक्शन पर्टेनिंग टू द रिक्रूटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट की बात करूं, सिलेक्शंस हो गया उसका, डेवलपमेंट मतलब नथिंग बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोलोगे आप, कंपेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो मैं ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ कर रहा हूं, स्पेशली एम्प्लॉय के साथ ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा हूं जिसको वन लाइन में मुझे बोलना है, नथिंग बट स्टाफिंग। जनरली ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्ड सुना रहेगा आपने, एचआर करता है। एचआर का मतलब ही होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज का जो भी डिसीजन लेना है वो जनरली एचआर मैनेजमेंट लेती है। नेक्स्ट हो जाएगा डायरेक्टिंग। आज मैं तुम लोग को क्या करा रहा हूं, डायरेक्ट तो करा रहा हूं कि मतलब आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, पेपर कैसे लिखना है, नथिंग बट एक तुम लोग को एक मेंटर के फॉर्म में बोल सकता हूं, एक ट्रेंड कर रहा हूं, तुम लोग को एडवाइस कर रहा हूं, उसका मतलब ही होता है डायरेक्टिंग। समझ में आया? तो देखो डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, इंस्पिरेशंस, द लीडरशिप ऑफ दस मैन एंड वुमेन कंसिस्टिंग द रियल केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग। जब भी आप कोऑर्डिनेटिंग का मतलब नथिंग बट कम्युनिकेशन बोल सकते हो, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल तीनों को एक दूसरे को कॉपरेट करना है। मैंने तुम लोग को डे 1 पे बोला था, चैप्टर नंबर 1 में भी अपन ने पढ़ा था, एक फंक्शन था किसका, हेनरी फ्यूल का एक प्रिंसिपल था कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट है निकल के कहाँ जाना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। मतलब ना तो यहाँ पे पर्सनल ईगो आएगा, ना तो पर्सनल कुछ एटीट्यूड आएगा, मतलब ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। पर्सनल दुश्मनी जो भी है उससे सेट असाइड करके आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टारगेट्स है उसको क्या करना है, अचीव करना है। वो होगा कभी होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसके बीच में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में। नेक्स्ट आ जाएगा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ही क्या होता है कि भाई यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब रोकना नहीं, यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज है, सपोज कि फॉर एग्जांपल आज मैंने टारगेट किया कि ये महीने में 100 यूनिट बननी चाहिए, बट अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल 100 यूनिट नहीं बन रही है, 90 यूनिट बन रही है या तो 80 यूनिट बन रही है, तो ये जो डिफरेंस आया है, मैंने टारगेट कितने का सेट किया था, 100 का, बना कितना, 80, तो ये जो 20 का डिफरेंस है वो नेक्स्ट महीने में ना हो, उसको कंट्रोल करना है। मतलब जो एक्चुअल, अभी मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं इसकी, कि जो एक्चुअल है और स्टैंडर्ड है, एक्चुअल मतलब स्टैंडर्ड मतलब टारगेट्स, जो टारगेट्स है और उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है, और जो डिफरेंस आ रहा है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। वो एक्टिविटी को क्या बोलूंगा, कंट्रोलिंग बोलूंगा। तो दीज आर नथिंग बट बेसिक मीनिंग बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। वाओ सर, क्या राइमिंग सेट कर दिया है यार। चलो, अगर देखो आप लोगों को, बच्चे लोग, अगर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए इनका, तो आपको डिटेल में वीडियोस भी मिल जाएगी। आप मेरे प्ले लिस्ट आके देख लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल में सब चीज़ें एक्सप्लेन किया है। तो डोंट पैनिक कि सर फटाफट भगा रहे, बिकॉज ये प्योरली रिवीजन लेक्चर्स है। अभी इट्स टाइम टू रिवीजन। आप यहाँ पे अभी पूरा पढ़ने नहीं बैठोगे, ऑलरेडी 2 महीना बाकी है। मैं एक वीडियोस भी लेके आऊँगा, मतलब हाउ टू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग का प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम से नहीं बोल सकता हूँ, बच्चे लोग का बेचारे मेरे प्यारे बोले बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, तो उसके बहुत छोटे छोटे क्वेरीज होती है कि सर मैनेजमेंट कैसे करें हम लोग, 2 महीने बाकी है तो बोलो हम लोग को, क्यों डर जाते हैं।
ठीक है, मेरे जैसे होते हैं कि अभी आज भी डरता हूं मैं, तो भाई आप तो बहुत छोटे हो तो ऑफकोर्स डर तो लगेगा, क्योंकि मैं भी जब मैं सीएस का एग्जाम दे रहा था तो मुझे भी डर लगता था कि भाई हाँ भाई इतनी बड़ी लेवल की एग्जाम्स देनी है, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया बेस पे एग्जाम्स होती है सीएस, तो वहां पे मुझे भी डर लगता था। तो मैं मेरे जब भी ऑफ कोर्स मेरा भी प्रोफेसर जो रहेगा वो सोचता रहेगा कि हाँ भाई ये अभी तो इतना बड़ा हो गया, पर मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं छोटा ही हूँ उनके नजर में, मैं छोटा ही हूँ आज भी, उनकी नजर में आज स्टूडेंट ही हूँ मैं। तो उसको ये ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ गाइडेंस देनी चाहिए। सेम लाइक मैं भी यही फील कर रहा हूँ कि अगर मैं आपकी पोजीशन पे होता तो मेरे को भी सेम ही फील होता था। तो इसीलिए मैं एक स्पेशल वीडियोस लेके आऊंगा आप सभी के लिए कि जहाँ पे मैनेजमेंट कैसे करें सर, कैसे पढ़ाई करें, कहाँ हम लोग ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऑफकोर्स ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा स्कोर करोगे, पर कम पढ़ के स्मार्ट वर्क कैसे करें ये सब आप प्लानिंग दो, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियोज आएगा। बट हाँ, अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी है, अल्टीमेटली आपको ही पेपर लिखना है। मैं आपको एडवाइस कितना भी कर दूं, मोटिवेट कितना भी कर दूं, बट अल्टीमेट डिसीजन, अल्टीमेट मैनेजमेंट, अल्टीमेट प्लानिंग, वो सभी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। यहाँ पे सभी प्रोफेसर, सभी टीचर्स अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं कि मेरा बच्चा कहाँ अटक ना जाए, कि भाई जो भी रिजल्ट आए, मई जून में रिजल्ट आए और बाद में बच्चे रोए, उससे अच्छा अभी से भले थोड़ा आप अपने आपको थोड़ा कंट्रोल कर दीजिए, सोशल मीडिया से घूमना फिरने, मतलब ये थोड़ा टाइम पास जो कर रहे हो थोड़ा कंट्रोल कर दीजिए। अभी मैं 2 महीने बाकी है तो जी जान लगा दीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा टेंशन कम होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी छुट्टी रहेगी। बट हाँ, जो सीएस करना सोच रहा है उसके लिए नो छुट्टी, नो हॉलीडेज, वो तो बेचारे लोग अभी से लगे पड़े हैं सीपीटी एग्जाम के लिए और सीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अपना अपना एफर्ट्स है। देखो हाँ, अब मैं भी बोल रहा हूँ कि यही एक एज है जहाँ पे 22, 23, 24, 25 मैक्सिमम बोला है मैं, 20 जो अभी जो आपका ड्यूरेशन जो गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, मेरे हिसाब से लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है, जो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स जो ईयर्स है वो अपकमिंग आने वाले हैं। तो जो भी 3 या 4 साल आप लगाओगे, जी जान से लगा देना है, नो टाइम पास, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी एक्टिविटीज में आपको इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, सीए बनना है, वो बनना है, मुझे अदर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जी जान लगा दीजिए। 3 साल अगर आपने दे दिया तो वो नेक्स्ट 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर जो भी भगवान ने अपनी लाइफ में यहाँ पे दिया अपने को, आप क्या कर पाओगे, इंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम, आप जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाओगे और आपका फ्रेंड कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तो प्लीज बच्चे लोग, रिक्वेस्ट है आप सभी को, मैं मेरे हिसाब से 100% एडवाइस देता हूँ, 100% कोशिश करता हूँ कि मेरा हर बच्चा जो मुझे मेरी फैमिली में यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, मेरा हर बच्चा सक्सेस करे, कहाँ पे भी अटके। तो मैं मेरे हिसाब से जितनी भी मेहनत हो सकती है, जितना भी एफर्ट्स मुझे लग रहा है वो मैं आपके लिए करूँगा और करता रहूँगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट तो हो चुका है सर, आगे बढ़ो, बहुत भाषण हो गया, आगे बढ़ो, बहुत मोटिवेट कर लिया, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये ले यहाँ पे हम लोग आपको आपके मोटिवेशन स्पीकर सुनने नहीं आए, ठीक है बच्चे लोग, चलो डोंट वरी, ये सब जरूरी है। देखो पढ़ाई पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, आई नो, पढ़ाई के साथ साथ एक गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों लोगों को सर्टेन टाइम्स सब चीज़ें क्लियर होती है, पर एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल जाता, वहाँ पे अटक जाता है कि भाई राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, किधर ना किधर अटक रहा हूँ। तो ये राइट डायरेक्शन के लिए तुम लोग को बोल रहा हूँ, अदरवाइज मुझे क्या, अगर आप भाई अच्छा कमाने लगे, अच्छी पोजीशन पहुंच गए, बहुत अच्छा खुश फील, अपने आप को प्राउड फील करूँगा कि हाँ भाई मेरा बच्चा मेरे को देख के कुछ तो सीखा। ठीक है, मैं नहीं पहुंच पाया तो फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा पहुंच जाए, ये मेरी हमेशा उम्मीद होती है आप सभी से। और हाँ, यही प्यार बनाए रखिए, और आप अपना ये वीडियो की लिंक पे क्लिक करके अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और उसको बोलो कि सब्सक्राइब करें, कि अपकमिंग मंथ में, अपकमिंग डेज में, एग्जाम डेज जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके लिए आना शुरू हो जाएगा। और ऑलरेडी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन लेक्चर, पेपर सॉल्विंग, ऐसे सभी टाइप के वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव, ऑफकोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई आज ऑफकोर्स यहाँ पे लाइव एग्जांपल देता हूं कि आप अगर अभी से मेहनत कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि आपका गोल जो है 90% वो अचीव हो, इसलिए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। तो ऑफकोर्स जो भी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। यहाँ पे भी कि मेन टारगेट यही होता है कि जो भी रिसोर्सेज है वो
इजीली इकट्ठा हो जाए और एक जगह पे क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। नेक्स्ट, टू अपॉइंट ऑफकोर्स स्टाफिंग का मेन पर्पस यही होता है कि राइट कैंडिडेट राइट प्लेस पे हम लोग क्या करें, चूज करें। नेक्स्ट हो जाएगा डायरेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई जो भी एडवाइस दे रहा हूं, जो भी डायरेक्शंस दे रहा हूं, वो प्रॉपर डायरेक्शंस मिले। इसलिए डायरेक्टिंग इज क्योंकि सबऑर्डिनेट जो होते हैं, मतलब जो जूनियर लेवल पे, उसको डे 1 पे सब चीजें नहीं आती, इसलिए डायरेक्टिंग देना बहुत जरूरी हो। जनरली सुपरवाइजर और लीडर क्या करता है, गाइडेंस देता है अपने सबऑर्डिनेटेड को। नेक्स्ट हो जाएगा ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रॉपर हार्मनी मेंटेन करके रखना है। हार्मनी का मतलब होता है प्रॉपर एक इक्वालिटी मेंटेन करके रखना है। तो आप सबको क्या, ऑर्गेनाइजेशन में सबको क्या करना पड़ेगा, एक स्मूथ फंक्शंस लाना है। तो जैसे कि मैंने तुम लोग को इस ए वाले पॉइंट में बोला था कि भाई आपको अपना ईगो सेट असाइड करके अलग रख के आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है और उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या करना है, आपको सोचना है। और लास्ट हो जाएगा कि एंश्योर कि ऑल द ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान, बिकॉज कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन, कि जो प्लानिंग पे आपने गोल सेट किया था वो कंट्रोलिंग पे क्या हो जाए, कंक्लूड हो जाए। नेक्स्ट आ जाएगा एरिया ऑफ फंक्शंस। इट इज इंक्लूडिंग सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय आइडेंटिफाइंग द वे ऑफ अटेनिंग एंड गोल, सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान। ऑफ कोर्स आपने 10 प्लान चॉइस करके रखे रहेंगे, 10 गोल। देखो प्लानिंग हमेशा प्लान ए बी सी डी रखने का रेडी। इन फ्यूचर में आप अगर एग्जाम के लिए, बड़ी एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 प्लान होने चाहिए। अगर पेपर एक खराब गया तो दूसरा पेपर के लिए प्लान बी क्या होगा। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, सोचनी होगी। तो हमेशा नॉट ओनली इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट इन करियर वाइज भी आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ प्लान ए, तो प्लान बी या तो प्लान सी मेरे पास रेडी होने चाहिए बैकलॉग में। तो सेम लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपके पास 2-3 प्लान ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की टीम बनाती है, उसमें से जो बेस्ट प्लान होता है वो क्या करते हैं, चूज करते हैं। Next, it including the identification and grouping of the activity, assigning the work and establish the authority रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे राइट कैंडिडेट जो चूज किया आपने स्टाफिंग के फॉर्म में, आपको राइट कैंडिडेट लगा देना है, राइट रिसोर्सेज लगा देना है, और जो भी रिसोर्सेज है उसको कलेक्टिवली मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ऐसा क्या करना है, आपको गोल होने चाहिए। नेक्स्ट, स्टाफिंग इट इंक्लूडिंग द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपेंसेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब ये प्योरली स्टाफिंग, प्योरली मैंने तुम लोगों को बोला कि एम्प्लॉय की रिलेटेड है। जो भी एरिया ऑफ फंक्शन में काम करेगा, मतलब स्टाफ को अपॉइंट करना है, स्टाफ का प्रमोशन करना है, स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है, नॉलेज स्किल डेवलपमेंट चाहिए, तो ये सब चीजें किधर होती है, नथिंग बट स्टाफिंग वाले फंक्शंस में होती है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग में इट इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग, जो मैं तुम लोगों को बोला वो ही यहाँ पे इन लोग ने लिखा है। नेक्स्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग इट इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा, इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। मैंने तुम लोगों को जैसे बोला कि यहाँ पे अपना ईगो सेट असाइड करके सभी को टॉप मैनेजमेंट ये एटीट्यूड नहीं बताएगा कि मैं टॉप मैनेजमेंट में मैं सीनियर हूं तो मैं जूनियर की बात क्यों सुनूं। ये ईगो सेट असाइड करके एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स लेना है, क्योंकि आप एज अ कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो। इट इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड मेजरमेंट एंड कंपैरिजन विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग द करेक्टिव स्टेप व्हेनेवर नेसेसरी। मैंने जैसे कि बोला कि मेरा स्टैंडर्ड टारगेट रखा था 100 यूनिट का, बना 80 यूनिट, तो ये जो 20 यूनिट नहीं बनी उसका क्या करना है, कैसे करेक्टिव मेजरमेंट ले, क्या इससे प्लान में चेंज करें कि भाई वो जो टारगेट जो 20 का मिस हुआ है नेक्स्ट मंथ में ना हो। समझ में आया? चलो वीडियो आगे बढ़े। फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल, देखो प्लानिंग बनाते तो आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल मतलब समझ के फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इंटरनल फैक्टर, स्टाफ नहीं आया, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूं जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड इज वन ऑफ द एग्जांपल कि जहां पे बहुत सारे बिजनेस अफेक्ट हुआ है, तो दिस आर नथिंग बट एक्सटर्नल फैक्टर। सपोज कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई हॉलीडे डिक्लेयर कर दी, दिस आर द एक्सटर्नल फैक्टर जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये दोनों फैक्टर आपके प्लानिंग पे इंपैक्ट डाल सकती है। नेक्स्ट आएगा सेम यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करूं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल मतलब स्टाफ ने बराबर यूटिलाइज नहीं किया, मतलब क्या, रिसोर्सेज
और ये वो हो जाएगा इंटरनल फैक्टर। और एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूं कि सपोज कि फॉर एग्जांपल अपन जिससे कंट्री से डील कर रहे थे वो कंट्री से माल मिलना मुश्किल हो रहा है, या तो फिर गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी लेके आए कि जहां पे उन लोग ने बोल दी, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप उसके कंट्री के साथ डील नहीं कर सकते। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर। यहाँ पे स्टाफिंग जनरली इंटरनल फैक्टर ही होता है, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी काम होता है एम्प्लॉई के रिलेटेड होता है, और एम्प्लॉई घर के ही होते हैं, मतलब खुद के ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, इसलिए दीज आर द कवर्ड अंडर द इंटरनल फैक्टर। सेम लाइक डायरेक्टिंग इज ऑल्सो इंटरनल फैक्टर, कि भाई आज मैं कोई भी गाइडेंस दूंगा, सपोज कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज कि रिलायंस का मैनेजर गाइडेंस करेगा, वो रिलायंस का मैनेजर अपने ही स्टाफ को गाइडेंस करेगा, वो टाटा के एम्प्लॉइज को स्टाफ को गाइडेंस नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? डायरेक्टिंग जो करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, आउटसाइडर के बाजू वाले में क्या चल रहा है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं करता। नेक्स्ट हो जाएगा इट इज हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि मैं तो बोला कि ये भी एक देखो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये तीनों चीज ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे जो भी चीजें इन्वॉल्व होगी ह्यूमन इन्वॉल्व होगा। यस। और लास्ट हो जाएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर टेकन इनटू अकाउंटिंग फॉर टेकिंग करेक्टिव मेजर। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि टारगेट सपोज फॉर एग्जांपल 100 यूनिट का टारगेट था, अचीव नहीं हुआ बिकॉज लाइट चली गई, महीने में 5 बार लाइट चली गई, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर तो है नहीं। सेकंड, स्टाफ नहीं आया, इंटरनल फैक्टर। समझ में? सपोज फॉर एग्जांपल कोई कोविड का एग्जांपल लेता हूं कि अपने आजू बाजू एरिया में कोविड था, तो गवर्नमेंट ने 5-6 दिन 7 दिन क्या कर दिया, अपनी फैक्ट्री को सील कर दिया। दिस आर द एक्सटर्नल फैक्टर, कि जहां पे आपका टारगेट सेट किया था आपने वो अचीव नहीं हुआ। यस। नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्डर वाइज। तो भाई प्लानिंग इज अ फर्स्ट स्टेप, विदाउट प्लानिंग तो ये सभी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लानिंग इज अ बेसिक फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। बाद में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग किस पे डिपेंड होता है? प्लानिंग पे। स्टाफिंग किस पे डिपेंड होता है? प्लानिंग पे भी डिपेंड हो सकता है, या तो स्टाफिंग के भी, अरे ऑर्गेनाइजिंग पे भी क्या आता है? डिपेंडेंट होता है। बाद में आ जाता है डायरेक्टिंग फॉलो द ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फंक्शंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग। नेक्स्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग इट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलो द प्लानिंग। और लास्ट हो जाएगा इट इज एन एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। बच्चे लोग ध्यान में रखना, बहुत बार एक बार कमेंट्स आया हुआ है 4-4 मार्क के लिए कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब उन लोग ने इनडायरेक्टली डिफरेंट बिटवीन पूछ लिया है प्लानिंग वर्सेस कंट्रोलिंग। तो समझ जाना, आप थोड़ा स्मार्ट बन जाना। मैं जो बच्चे लोग मेरे एटलीस्ट मेरे वीडियोस देख रहे तो वो तो स्मार्ट बन ही जाए। यस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए जरा भी सरप्राइज नहीं होना कि शिट ऐसा टाइप का क्वेश्चन कहाँ था। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा अपने आप को शांत रखना, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आंसर का क्लू मिल जाएगा आपको। यस। चलो रिसोर्सेज की बात करूं, प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ऑफकोर्स प्लानिंग आप ऐसे सेट करोगे, प्लानिंग ऐसा हवा में तो सेट करोगे नहीं, आप पहले देखोगे कि मेरे पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके बेस पे आप क्या करोगे? प्लानिंग डिसाइड करोगे। सेम जो भी रिसोर्सेज है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, एम, उसको सबको क्या करना है? इकट्ठा करना है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। इट इज अ प्रोसेस रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि तुम लोग को स्टार्टिंग में मैंने बोला था। सेम लाइक इट इज रिलेटेड टू द, इट गिव द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय रिगार्डिंग द यूज ऑफ द अदर रिसोर्सेज। एम्प्लॉइज को डायरेक्शन करना है कि जो भी रिसोर्सेज है उसको क्या कैसे यूटिलाइज करना है। इट्स नथिंग बट डायरेक्टिंग। इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि तुम लोग को मैंने बोला स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, तीनों किसके रिलेटेड है? ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड है। और इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाएगा नेचर की बात करूं, ऑफ कोर्स प्लानिंग इज अ कंटिन्यू नेचर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लानिंग अचीव हो गया उसका मतलब नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। सेकेंड ऑफ प्लानिंग स्टार्ट, थर्ड प्लानिंग स्टार्ट, मतलब प्लानिंग इज अ कंटिन्यू इन नेचर। नेक्स्ट ये आ जाएगा, ये इसका ऑर्गेनाइजिंग का रोल कब तक होता है? जब तक सब रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं हो जाता और प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक ही इसका ऑर्गेनाइजिंग का रोल होता है। उसका ऑर्गेनाइजिंग का रोल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन सेकेंड स्टाफिंग, भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय आते हैं, एम्प्लॉय जाते हैं, ट्रेनिंग हो गया, प्रमोशंस हो गया, ये सब चीजें कंटिन्यू बेस पे रहेगी जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। तो ये भी एक क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस होगा। सेम लाइक डायरेक्टिंग भी, आज मैंने डायरेक्ट किया, आज मैंने तुम लोग को कुछ एडवाइस दिया, मतलब नेक्स्ट डे सीनियर के आपसे बात नहीं करना छोड़ देगा? नहीं, ये भी एक क्या है? डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यू
प्रोसेस है। सेम लाइक कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग भी एक क्या कंटिन्यू प्रोसेस है। विदाउट कोऑर्डिनेटिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम शुरू क्या मैं तो बोलो एक कुछ छोटा सा चीज भी डिसीजन भी लेना है तो विदाउट कोऑर्डिनेशन वो हो पाएगा नहीं। और लास्ट हो जाएगा इट इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट वंस द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है। और लास्ट आएगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट जनरली इन्वॉल्व होते हैं ये सब फंक्शंस के अंदर। प्लानिंग तो आपको खुद को मालूम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जनरली करती है। बाद में आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, वो जनरली टॉप लेवल और मिडिल लेवल निपटा लेते हैं, यहाँ पे लोअर लेवल का कोई रोल नहीं है। बाद में आ जाता है स्टाफिंग, स्टाफिंग का भी जनरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल तो लेते ही नहीं है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाली क्या लेते हैं, ट्रेनिंग, स्टाफिंग, ट्रेनिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, जनरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे भी सेम मिडिल मैनेजमेंट लेवल क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे तो ओल्ड, मैंने तुमको पहले बोला था कि यहाँ पे आपको टॉप लेवल हो, मिडिल हो, लोअर हो, तीनों को क्या करना पड़ेगा, एक सरीखा एफर्ट डालने पड़ेंगे। बिकॉज आप इंडिविजुअल नहीं खेल रहे हो, इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड जो भी टारगेट्स है उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव जो भी सेट किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके लिए आपको क्या करना है, अचीव करना है। और लास्ट हो जाएगा जनरली अगर सपोज के टारगेट अचीव नहीं होते हैं तो जनरली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टॉप लेवल या तो मिडिल लेवल क्या हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, लोअर लेवल वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करो तो टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे हिसाब से ये अगर आपने कर लिया तो फंक्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आपको मालूम है जैसे कि मैंने तुमको बोला कि सर्टन फंक्शंस के मतलब आपको 6 ओल्ड सिलेबस के आपको मालूम है कि नहीं मालूम, आई डोंट नो। ओल्ड सिलेबस के अंदर उन लोग ने फंक्शंस भी दिया था, इंपॉर्टेंस भी दिया था। तो वहां पे सॉरी ये यहाँ पे तो आपको इंपॉर्टेंस दिए थे, पहले की बात करो फंक्शंस दिया था। ठीक है। तो पहले फंक्शंस और इंपॉर्टेंट मिलके टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन बनते थे, वहां पे 12 क्वेश्चन बनते थे क्योंकि प्लानिंग का फंक्शन, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस, ऐसे करके आपको टोटल 6 एक्टिविटीज है, 6 फंक्शंस है, उसके दो क्वेश्चन मतलब 12 क्वेश्चंस थे। 12 × 10 करोगे तो 120 पॉइंट बनते हैं। सर क्या बोलो, आपको खुद को मालूम है ना कि एक के अंदर सपोज कि डायरेक्टिंग के अंदर कितने पॉइंट्स है, टोटल 10 पॉइंट है, सबके अंदर कितने कितने पॉइंट है, 10-10 पॉइंट है। मतलब उन लोग ने ओल्ड सिलेबस में फंक्शंस रखा था, इन लोग ने न्यू सिलेबस में आते ही वो फंक्शन को निकाल दिया, जो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। कोई जरूरत ही नहीं थी, सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस दोनों मिलाते थे तो दोनों सेम ही दिखते थे। तो अच्छा हुआ उन लोग ने क्या कर दिया, फंक्शंस को निकाल दिया, यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखा है। और मेरे हिसाब से अगर आपने डिफरेंस बिटवीन कर लिया तो आपके लिए इंपॉर्टेंस भी बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। ठीक है। पर प्लानिंग का ये सब डिफरेंस बिटवीन जो है अपन आज पढ़ा, प्लीज करके जाना। अल्टीमेटली वो पूरा चैप्टर्स का एक समरी फॉर्म में दिया है और बहुत इजी लैंग्वेज में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। और अगर उसमें से 2 डिफरेंस बिटवीन आ गए मतलब 5-5 10 मार्क का आपके पास लड्डू होगा, वो आपको क्या करना है, खाना है। यस, समझ में आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको, मैं यहाँ पे सब डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे तो आपको ही पढ़ना है। यहाँ पे मैं मेन चीज ये डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इतने सारे पॉइंट है, 10-10 पॉइंट भी बात करूँ तो 6 क्वेश्चन से 60 पॉइंट बनते हैं, तो 60 पॉइंट याद कैसे रखने का। देखो ऑलरेडी तुम लोग को मालूम है कि सर्टन पॉइंट्स के सभी के मतलब प्लानिंग की बात करो, ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, दोनों में 3-3 4-4 पॉइंट तो मिलते जुलते ही है। जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, मतलब टारगेट जो अचीव करना है या तो जो गोल सेट किया उसको अचीव करना है। तो ऐसे 2-3 पॉइंट तो क्या है, मिलते जुलते हैं। आपको खाली याद कितने रखना है, 2-3 मतलब 5-6 क्वेश्चन। अगर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन अगर आपको आप कॉन्फिडेंस हो तो डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है किसका इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग पूछा तो प्लानिंग, जो भी पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर आपको खाली 6 पॉइंट भी लिख के आओगे तो मेरे हिसाब से ग्रेट इनफ है। देखो हमेशा मैं बोलते आ रहा हूं एक लाइन कि हमेशा क्वेश्चन की औकात देखने का, उसके बाद उसको इज्जत देने की। अगर क्वेश्चन की औकात 5 मार्क के लिए है, अगर आप उसके लिए 5 मार्क के लिए 3-4 पेज भर रहे हो बॉस, तो इट्स नॉट फेयर। मेरे हिसाब से आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। आपको मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे जितने आप 1-1.5 पेज में भी एक्सप्लेन किया रहता, उतना ही मिलेगा। आपको 5 आउट ऑफ 5 तो नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं। और आपको खुद को मालूम है कि आप माइंड ब्लोइंग, उसके लिए आपको माइंड ब्लोइंग आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, आपको कंसेप्ट समझाना आना चाहिए, तो ही आप 90+, 90
90 स्कोर करना इज वेरी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ईजी है, बट वेरी इजी के साथ ये डिफिकल्ट भी नहीं है। मतलब आप इजीली स्कोर कर सकते हो, पर आपको थोड़ा एफर्ट, थोड़ा मतलब थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अदरवाइज 80 85 तो आप क्रैक कर सकते हो, बट 90 के ऊपर जाना है आपको, 92 95 पे, तो बॉस आपको तगड़ा मेहनत करना है। आपकी इंग्लिश के कमांड बहुत सतर्क होने चाहिए, मतलब अप टू द पॉइंट। जो क्वेश्चन में पूछा है उसका सीधा जवाब, मतलब सीधा क्वेश्चन सीधा जवाब रहेगा तो इजी, आप स्कोर ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप घुमा घुमा के लिखोगे तो एग्जामिनर बोर होके आपका ऐसे करके ऐसे करके मार्क्स दे देगा अपनी मर्जी से। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो जितना पूछा है उतना ही लिखना है। आप ये अगर मेंटालिटी ये है कि आप जितना पेज भरोगे उतना मार्क्स मिलता है, तो बॉस तो आपकी मेंटालिटी रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है। अभी भी बोला ये मेंटालिटी सुधार लो जितना हो सके उतना। अगर मैं मेरी बात करूँ ना, मेरे को भी एसपी इज माई मोस्ट फेवरेबल सब्जेक्ट, जहाँ पे मैंने प्रीलियम्स में कुछ 80 मार्क्स में से मैंने 70 स्कोर किया था। प्रीलियम्स में 80 आउट कितना स्कोर किया था, 70 स्कोर किया था। तो वहां पे मैंने सप्लीमेंट्री एक भी नहीं ली थी। इवन तो जो सप्लीमेंट्री मुझे मिली थी ना, उसमें भी मैंने मैक्सिमम में बात करूँ तो सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जितना याद है, मुझे कुछ 25 के 30 पेज की सप्लीमेंट होती है, तो मैंने कुछ 15 या 18 पेज, 20 तक तो मेरे को नहीं आइडिया कि मैं गया था, 15 से 22 तक, चलो फॉर एग्जाम्पल 20 ही पकड़ लो, 20 पेज ही मैंने क्या किया था, भरा था उसके अंदर, और मुझे 70 मिला था। मतलब जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था वो बहुत अच्छे थे। वो मैं अभी भी प्राउड करता हूँ वो चीज़ को लेके कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को बोर्ड्स में थोड़ा कम आ गया कि भाई मेरे को 100 आउट ऑफ 78 या 80 सम अराउंड आया था, बट मेरे को तभी क्रैक हो गया कि भाई समझ में आ गया कि भाई अगर मेरा मेंटेलिटी ऐसा है कि भाई पेपर जितना भरूंगा उतना मार्क्स मिलेगा, तो देन यू आर रॉन्ग। आपको जितना पूछा है उतना ही कंटेंट लिखोगे तो अच्छा होगा आपके लिए भी और पेपर चेकर के लिए भी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपके हिसाब से कर लेना। इसके डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट पे जाके, तो प्लीज जाके देख सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हो चैप्टर्स को लेके तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मुझे ये डाउट है। आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी है छोटा डाउट किया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे आप चैप्टर नंबर 3 के साथ। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।